एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल। एक आम कुर्सी और एक इंसान के बीच सबसे बेसिक फर्क क्या है? सोचिए, यहीं से बायोलॉजी की असली शुरुआत होती है। और ये फर्क है लाइफ का, जीवन का। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं कि इस धरती पर जीवन लगातार कैसे चलता रहता है। सेल बायोलॉजी से लेके नई जनरेशन कैसे बनती है, सब कुछ आज एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे जीवन की परिभाषा से, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को समझेंगे, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल की बात करेंगे, और अंत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में होने वाले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल में जानेंगे। तो सेक्शन 1 डिफाइनिंग लाइफ, मतलब बायोलॉजी की भाषा में कोई चीज जिंदा है ये कैसे तय होता है। देखिए, कोई कुर्सी या मेज सांस नहीं ले सकती, राइट? सांस लेना, खाना खाना यानी न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, शरीर से वेस्ट बाहर निकालना यानी एक्सक्रीशन, मूवमेंट, और सबसे जरूरी रिप्रोडक्शन यानी जनन। ये वो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो किसी भी चीज को सजीव बनाते हैं। अगर ये नहीं तो लाइफ नहीं। अब लाइफ क्या है ये तो समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं एकदम सेलुलर लेवल पर। देखते हैं वो हार्डवेयर जो इन सारे कामों को मुमकिन बनाता है। इमेजिन कीजिए एक दीवार को। वो कैसे बनती है? ईंट, सीमेंट और रेत से, है ना? बिल्कुल उसी तरह हर एक जीवित प्राणी कोशिकाओं से यानी सेल्स से बना होता है। सेल्स ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट्स हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं। अब सेल्स भी दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो लोअर ऑर्डर वाले जीव होते हैं ना, उनका सिस्टम बड़ा सिंपल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही बिखरा रहता है। लेकिन हम जैसे हायर ऑर्डर के जीवों में कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वो भी डबल मेम्ब्रेन से पूरी तरह सुरक्षित। अच्छा, सेल्स की दुनिया से अब थोड़ा बाहर आते हैं। हम सबको पता है कि इस धरती पर जो भी आया है उसकी एक तय समय सीमा है। इसे ही हम लाइफ स्पैन या जीवन काल कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत तक का समय। वैसे तकनीकी तौर पर कोई भी अमर नहीं है, लेकिन अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीव अमर के काफी करीब है। पूछिए क्यों? क्योंकि मरने के बजाय वो बस खुद को डिवाइड करके नई संतानों में बदल जाते हैं। है ना कमाल का चीट कोड? अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर हमें लगता है कि जो जीव जितना बड़ा होगा वो उतना जिएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कौवा और एक तोता साइज में लगभग बराबर होते हैं, लेकिन कौवे की उम्र है सिर्फ 15 साल और तोता वो 140 साल तक जी सकता है। मतलब साइज डजंट मैटर हियर। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स जीवों की मौत तो तय है, तो अपनी प्रजाति को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन यानी जनन करना ही पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, ये बहुत ही फास्ट और सिंपल तरीका है जिसे ज्यादातर छोटे और लोअर ऑर्डर के जीव यूज करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, बस अकेले ही अपनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा लो। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट है, तो जो संतान पैदा होती है ना, वो एकदम अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होती है। जरा भी फर्क नहीं। इन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये जेनेटिकली और फिजिकली पूरी तरह से अपने सिंगल पेरेंट जैसे ही होते हैं। इनमें कोई भी नए लक्षण नहीं होते। चलिए अब देखते हैं कि ये जीव खुद का क्लोन बनाने के लिए कौन-कौन सी अलग-अलग ट्रिक्स या तरीके इस्तेमाल करते हैं। नेचर ने इसके लिए कई शानदार तरीके बनाए हैं, जैसे फिशन यानी विखंडन, बडिंग यानी मुकुलन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर्युलेशन और रीजेनरेशन यानी कटे हुए हिस्सों का फिर से उगाना। हर जीव ने अपने माहौल के हिसाब से अपना परफेक्ट तरीका चुन लिया है। उदाहरण के लिए फिशन को ही ले लीजिए। अमीबा बाइनरी फिशन करता है, मतलब बस बीच से डिवाइड होकर दो बन जाता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जैसे पैरासाइट मल्टीपल फिशन करते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर अपने न्यूक्लियस को बार बार डिवाइड करते हैं और मौका मिलते ही एक साथ कई संतानें बाहर निकाल देते हैं। और पता है, बिल्कुल इसी तरह इंसानों के लिवर में मलेरिया तेजी से फैलता है। एक और बढ़िया तरीका है बडिंग। ये हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें शरीर पर एक छोटा सा उभार या बड निकल आता है।
ये उभार शरीर के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी। धीरे धीरे ये बड़ा होता है और फिर अलग होकर एक बिल्कुल नया जीव बन जाता है। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ माइक्रोस्कोप वाले जीवों का ही काम है। पेड़ पौधे भी इसका एक बहुत ही स्पेशल वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन। इसमें होता ये है कि पौधा बीजों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपनी जड़ों, तनों या पत्तियों से ही एक नया पौधा तैयार कर लेता है। ये नेचर में अपने आप भी होता है और हम इंसान भी खेती या गार्डनिंग में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। और ये स्लाइड तो नेचर की क्रिएटिविटी का पक्का सबूत है। हम जो रोज आलू या प्याज खाते हैं, वो असल में क्या है? वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ही तो हैं जो नया क्लोन बनने का इंतजार कर रहे हैं। आलू तने से, अदरक राइजोम से और ब्रायोफिल्म तो अपनी पत्तियों के किनारों से ही नए पौधे उगा देता है ना कमाल की बात? तो अब इन सब बातों के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट है, तो फिर नेचर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसके पीछे इवोल्यूशन का ऐसा कौन सा सीक्रेट है? ये सोचने वाली बात है ना? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। तब तक के लिए इस पर जरूर सोचिएगा।